तो नमस्कार दोस्तों, परमाज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास जो बनाई गई है सीटेट 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत बात करेंगे हिंदी के गद्यांश और पद्यांश पे 10-10 प्रश्न बनाए गए हैं। याद रखिएगा 10-10 प्रश्न बनाए गए हैं। टारगेट आप लोगों का 20 में से 15 प्रश्नों का है। देखते हैं कितने लोग 15 प्रश्न अचीव कर लेते हैं। सीटेट की तैयारी करने वाले सभी लोग आज के प्रश्न में 15 प्रश्न करके दिखाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों ने 15 प्रश्न का टारगेट अचीव कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए परमाज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे क्लास के बाद आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। पहला प्रश्न ये कर रहा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्राकृतिक विधि की बात कर रहा है बिना विद्यालय में जाए हुए। कौन सी विधि है? तो पहला कर रहा है कि अनुवाद विधि। अनुवाद विधि का मतलब होता है किसी भी चीज की व्याख्या देना। दूसरा कर रहा है कि व्याकरण, यानी एक क्रम में सीखना, और अनुवाद व्याकरण के साथ अनुवाद विधि का प्रयोग करना, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा कर रहा है कि प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्राकृतिक कहा है तो आप क्या करेंगे, बालक को दिखाकर ही सिखाएंगे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने हो उसे दिखाकर सिखाना। तो राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के। जितने भी लोगों का तीसरा ऑप्शन आया है एकदम करेक्ट होगा। आइए इसकी व्याख्या भी है, उसको भी देख लेते हैं। सभी क्लास में आप लोगों को व्याख्या के साथ ही बताया जाता है ताकि आपके जितने भी डाउट हैं उसे दूर किया जा सके। तो देखिए व्याख्या के अंतर्गत क्या कहा गया है कि प्रत्यक्ष विधि में भाषा को बिना अनुवाद के सीधे सुनने, समझने और बोलने के माध्यम से सिखाया जाता है, जो कि सबसे प्राकृतिक तरीका माना जाता है। मतलब कोई वस्तु हो और उसे दिखाकर आप उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे था आपका सी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न करा है कि समास का क्या अर्थ होता है। मतलब करा है कि समास जो है उसका अर्थ क्या होता है। पहला हमारा करा है कि संधि होता है, दूसरा करा है कि संक्षिप्तता होता है, और तीसरा करा है विस्तार होता है, और चौथा करा है कि पुनरावृत्ति होती है। तो राइट आंसर पुनरावृत्ति का मतलब होता है आपका दोहराव, और यहाँ विस्तार का मतलब होता है उसके बारे में बताना। लेकिन संक्षिप्तता का मतलब होता है उसके समास का मतलब दो चीजों को जोड़कर बताना। तो यहाँ पे संधि तो होगा नहीं। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तता। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। व्याख्या में इसके दिया गया है कि जब दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र को कहा जाता है राजा का पुत्र, यानी यही आपकी एक समास है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन पे, जो कि आपका तीसरा है। कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। पहला कह रहा है कि रटना। देखिए रटना आपका कंठस्थ कराना आपका सबसे पहले गलत होगा, इतना याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि नियमों को याद कराना। देखिए नियमों की याद कराने की बात कर रहा है, ये भी याद यानी रटने की बात कर रहा है। प्रेरणात्मक विधि मतलब क्या है कि बालक खुद से अपने अंदर आत्मा से सीखे, जिज्ञासा उत्पन्न करे। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा मौखिक अभ्यास। जब तक बालक में आत्मरुचि नहीं होगी तब तक बालक सीखेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोगों का एकदम करेक्ट होगा। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या के अंतर्गत क्या कहा गया है। इसके व्याख्या के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रेरणात्मक विधि में छात्र उदाहरणों को देखकर स्वयं नियम लिखते हैं, जिसे वे व्याकरण से बेहतर समझ पाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। यहाँ पे इसका मतलब यह कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, इसका मतलब यही है। लेकिन यहाँ पे हाथ ही दिया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि गहनों का महत्व, दूसरा कह रहा है कि स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और तीसरा कह रहा है कि कंगन पहनना अच्छा है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि किसी चीज को बार बार देखना। तो चौथे का राइट आंसर हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए चौथे का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो भी पढ़े लिखे हैं उनको कोई चीज प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब यही है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्याख्या के अंतर्गत इसका क्या कहा गया है। देखिए व्याख्या के अंतर्गत ये कहा गया है कि जब किसी चीज का प्रमाण स्पष्ट हो या है और उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यह तब मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी चीज अगर अच्छा है, आप ही मान लीजिए बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं और आपकी जॉब नहीं लग रही है, लेकिन अगल बगल के कुछ भी कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना याद रखिएगा। कोई भी कुछ भी कहे, कहने को कहने दीजिए, लेकिन जब अपने पे पड़ता है तो पता चलता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। पांचवा प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। पहला करा कि तेजी, दूसरा करा कि सुंदर, तीसरा करा है दौड़ना, चौथा करा यहाँ पे हमारा वहा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे करा कि कौन सी संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा तेजी। देखिए याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका जितने भी लोगों का आया है तेजी जो होगा आपका संज्ञा होगी। आइए इसकी व्याख्या के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी संज्ञा व्यक्ति, याद रखिएगा कि यहाँ पे करा है संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के या फिर भाव का नाम होता है। तेजी एक भाववाचक संज्ञा है, इतना याद रखिएगा। तो आप लोगों ने ऑप्शन देखा ए सही था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका यहाँ पे छठा प्रश्न ये करा है कि भाषा अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि कक्षा में मौन रखना। देखिए मौन रखना याद रखिएगा, ये तो आपका लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कक्षा में अगर शांत माहौल है तो समझिए आपके क्लास में सभी लोग उत्तेजना के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे। और दूसरा करा कि अभ्यास और बातचीत का अवसर देना, एकदम राइट आंसर होगा। जितने भी लोगों का आ रहा है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। तीसरा करा है केवल। देखिए हमने आप लोगों को कई बार कहा है केवल शब्द जहाँ पर आए उसे काट दीजिएगा, परीक्षा पर अधिक ध्यान। केवल परीक्षा पे नहीं, वातावरण जीवन के साथ जोड़ने के और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए भाषा अधिगम होना चाहिए। इस आधार पे ये भी गलत है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। आइए इसके बारे में व्याख्या में है कुछ, उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत कहा गया है कि भाषा सीखने के लिए लगातार अभ्यास और संवाद यानी बोलचाल जरूरी होता है, न कि सिर्फ पढ़ाई और व्याकरण पे ध्यान देना। राइट आंसर आपका गया था ऑप्शन नंबर 2 के साथ। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। 7वां प्रश्न हमारा ये करा कि अंगारों पर पानी डालना मतलब क्या है, ज्यादा यानी कोई चीज है उसके उबाल डालना, करा डालना। लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा। पहला करा है आग बुझाना, दूसरा करा समस्या को हल करना, गुस्सा शांत करना, आग को तेज करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 7वें का। अगर हम 7वें की बात करें जाए तो यहाँ पे जो होगा आपका गुस्सा शांत करना। आग बुझाने की बात यहाँ पे नहीं कर रही है। मुहावरा का अर्थ ही होता है कि जो दिया है वो नहीं होगा, उसका अर्थ उससे विपरीत होगा। समस्या को हल करना, समस्या हल करने की बात ही नहीं कर जा रही है। अंगारों पर पानी डाला मतलब आप बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, आक्रोशित हैं और आपको शांत करना, ये होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जितने भी लोगों का एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या करा है व्याख्या के अंतर्गत, ये कह रहा है कि वह लोकोक्तियां तब प्रयोग होती है जब किसी को शांत करने के लिए कोशिश की जाती है, खासकर जब वो गुस्सा में हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही बेहतर है 8वां प्रश्न, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। करा है निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। देखिए 8वां ऑप्शन करा है कि कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। इतना बात याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे उसमें देखिएगा पॉजिटिव पूछा है या फिर निगेटिव पूछा, उसके आधार पर अगर पॉजिटिव पूछा तो सभी निगेटिव खोजिएगा, निगेटिव पूछा तो पॉजिटिव खोजिएगा, आपको मिल जाएगा तुरंत उत्तर। यहाँ पे देखिए क्या करा है स्वर संधि है, दूसरा करा व्यंजन संधि है, तीसरा विश्लेषण संधि है और चौथा करा हमारा विशेषण संधि है, चौथा करा है कि विसर्ग संधि है। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में, और बताएंगे कि आप लोगों ने ये आज यहाँ पे 8 प्रश्नों में से कितने सही किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे 9वां क्या करा है कि यहाँ पे करा है कि बिल्ली के भाग्य में छींका टूटा मतलब मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला करा है बिल्ली को कुछ नहीं मिलना, दूसरा करा है भाग्य से अचानक कुछ अच्छा मिल जाना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि बुरी चीजें होना, और यहाँ पे चौथा करा है कि कोई चीज टूट जाना। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा। और 9वें की अगर हम बात करें तो भाग्य से अचानक कुछ मिल जाना, यही क्या होगा आपका बिल्ली के भाग्य से छीना टूटा। मतलब क्या है कि आप देखते हैं रास्ते में जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है तो आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन बिल्ली रास्ता काटने के बावजूद भी आपका कुछ काम हो जाता है तो उसे ही कहा जाता है भाग से अचानक कुछ मिल जाना। आइए इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है कि जब किसी को अचानक बिना किसी मेहनत के कोई चीज या अच्छी मिल जाती है तब वो मुहावरा उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न के। 10वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है कि जल का विलोम शब्द क्या होगा। यानी जल अग्नि जो होगा आग का होगा, हवा जो होगा वायु का होगा, मिट्टी जो होगा आपका धरती का होगा, लेकिन जो ये आपका सॉरी यहाँ पे जल पूछा है ना, जल का पूछा तो हवा के साथ होगा। विलोम शब्द जल का हवा ही होगा। राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे। विलोम शब्द पूछा है तो राइट आंसर बी के साथ जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका क्या है व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत ये क्या है, जब सीखने के केवल पढ़ने सॉरी यहाँ पे ये दूसरे का किसी का है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे ये करा है कि गद्यांश पद्यांश एवं भाषा विज्ञान, इसके अंतर्गत 10 प्रश्न रखे गए हैं जो कि 11 से 20 तक रखे गए हैं। इसमें आप लोगों को टारगेट जो है 8 प्रश्नों का है। अभी तक आप लोगों ने पद्यांश के यहाँ पे पद्यांश और गद्यांश के और यहाँ पे हिंदी शिक्षण के प्रश्न किए थे, व्याकरण के किए थे, लेकिन अब आपको गद्यांश पद्यांश और भाषा विज्ञान के भी प्रश्न सॉल्व करने हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कितने प्रश्न आते हैं। और यहाँ पे क्या कहा है हमारा पहला प्रश्न करा है कि भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है। पहला करा है वाचन, दूसरा करा है श्रवण, तीसरा करा है कि लेखन, चौथा करा है कि हमारा यहाँ पे वाक्य रचना। देखिए एक नियम होता है, इतना याद रखिएगा, पहले होता है सुनना, फिर होता है बोलना, फिर होता है पढ़ना, फिर इसके बाद होता है लिखना। इसका हम कह सकते हैं कि शुभोपली। तो यहाँ पे करा है कि भाषा विकास के प्रथम चरण कौन सा है, तो प्रथम जो होता है आपका सुनना होता है। शुभोपली सुनना, बोलना, पढ़ना,
और पढ़ना और यहाँ पे लिखना। तो ये 4 क्रम होते हैं, पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। तो यहाँ पे प्रथम आपके क्रम में आएगा श्रवण, यानी श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों का आया ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम सही होगा। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या कहा गया है, कहा है कि भाषा सीखने का पहला चरण जो होता है सुनना होता है, यानी श्रवण होता है। और बच्चे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर अंत में लिखते हैं, यानी शुभोपली। इतना याद रखेगा, शुभोपली, इतना याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे दूसरा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा हमारा ये कर रहा है कि समझदार को इशारा काफी होता है, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होता है। तो पहला करा कि समझदार व्यक्ति को बार बार बताना पड़ता है, दूसरा करा कि समझदार व्यक्ति संकेत से ही समझ जाता है, और यहाँ पे तीसरा करा मूर्ख व्यक्ति को भी इशारा समझ में आता है, और चौथा करा कि इशारा करना गलत होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, समझदार व्यक्ति को संकेत ही काफी होता है। आगे इसकी व्याख्या है उसको देख लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह सिर्फ संकेत से ही समझ सकता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे तीसरा प्रश्न है। तीसरा हमारा देखिए क्या कर रहा है, तीसरा ये कह रहा है कि नयन मित होता है आपका आंख, शब्द का समानार्थी क्या है। समानार्थी मतलब उससे मिलता जुलता क्या है। पहला करा है कान, कान से आप सुनते हैं, आंख से आप देखते हैं, इतना याद रखिएगा। मुख से आप बोलते हैं, लेकिन नेत्र से आप क्या करते हैं, देखते हैं, हाथ से आप पकड़ते हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आया एकदम करेक्ट होगा। आइए इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। नयन का अर्थ होता है आंख होता है, जिसका समानार्थी शब्द जो होता है नेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए क्या करा है हमारे यहाँ पे। चौथा प्रश्न करा भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होती है। पहला करा अक्षर, दूसरा शब्द, तीसरा ध्वनि, चौथा करा वाक्य। लेकिन इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। फर्स्ट में भी आप लोगों ने बताया था और 8वें का, और इसमें चौथे का भी आप लोग उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा, कि भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अक्षर होता है, शब्द होता है, ध्वनि होता है, वाक्य होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो सॉरी यहाँ पे 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा, 5वां प्रश्न हमारा ये करा कि सुनना क्रिया का सही काल कौन सा है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और कह रहा है कि ज्ञानार्थक। भूतकाल जो बीत गया, भविष्यकाल जो आने वाला है, वर्तमान काल जो चल रहा है, सॉरी यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा है, सुनना अब तुरंत सुनेंगे, भूत में पहले सुनेंगे नहीं, भविष्य में नहीं सुनेंगे, जो चल रहा है वही सुनेंगे। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे वर्तमान के साथ। ऑप्शन नंबर 3 जिसका भी सही आया एकदम करेक्ट होगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कर रहा है कि सुनना एक क्रिया है, और जब यह क्रिया अभी हो रही हो तो ये वर्तमान हो, मतलब जो चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6ठा है, क्या कर रहा है देखिए। 6ठा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। पहला करा है संस्कृत, दूसरा फारसी, तीसरा पाली, और चौथा करा कि तमिल। तो राइट आंसर यहाँ पे 6ठे का किसके साथ जाएगा, 6ठे का देखिए राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे फारसी। हिंदी शब्द जो है फारसी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया गया है व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है कि हिंदी शब्द संस्कृत नहीं बल्कि क्या है, फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी पार, सिंधु नदी के पार होता है, इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 7वां, भाषा शिक्षण में नाटक का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो पहला करा कि मनोरंजन क्यों किया जाता है, सॉरी यहाँ पे किया जाता है। तो पहला करा कि मनोरंजन के लिए, दूसरा याद करने के लिए, तीसरा करा कि व्याकरण सिखाने के लिए, और चौथा करा कि संवाद कौशल का विकसित करने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 7वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी भाषा में नाटक का, अगर नाटक करा तो बालक बोलेगा, और बोलेगा तो संवाद करेगा, यानी बोलेगा तो संवाद का मतलब होता है बोलना, इतना याद रखिएगा। कुछ शब्दों के अर्थ भी आप सब लोग समझ लीजिए कि संवाद मतलब होता है बोलना, और भाषा शिक्षण में नाटक कर रहा है तो बोलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर डी आया एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि नाटक के माध्यम से छात्र बातचीत और अभिव्यक्ति के कौशल को बेहतर बना सकता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राम फल खा रहा है। याद रखिएगा राम फल खा रहा है, इस वाक्य में राम क्या है। तो पहला करा कि विशेषण है, दूसरा करा क्रिया है, तीसरा करा संज्ञा, चौथा करा कि सर्वनाम है। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ जाएगा। तो राम खा रहा है, याद रखिएगा राम फल खा रहा है, यहाँ पे ये क्या है आपकी संज्ञा है। तो यहाँ पे राम पूछा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका तीसरा होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर तीसरा है एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या क्या कहा गया है कि राम किसी व्यक्ति नाम है, इसलिए इसे संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है।
देखिए 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पहला करा आकर्षण बढ़ाने के लिए, दूसरा करा कि समझने और सहायता करने के लिए, तीसरा करा कि केवल किताब सजाने के लिए, चौथा करा कि विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए। देखिए व्यस्त रखना, केवल शब्द, और यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है कि पढ़ाने के लिए, आकर्षण बढ़ाने के लिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है। राइट आंसर जाएगा आपका समझाने में सहायता करने के लिए। मान लीजिए आपको पढ़ाना है किसी शहर के बारे में, तो आप किताब में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खोजेंगे और उसके माध्यम से बताएंगे देखिए ये शहर होता है, शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पे स्वच्छता ज़्यादा होती है, वहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पे बीमारियाँ भी फैलती है। लेकिन गाँव में नहीं फैलती क्योंकि लोग आपस में सटे हुए नहीं हैं, उनके मकान दूर दूर पे हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गांव के अलावा जो शहर होती हैं उसमें बीमारियां अधिक तेजी से फैलती हैं, और गांव में फैलने की बीमारी जो है तेजी, वो शहर वालों की ही देन होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आया एकदम करेक्ट होगा। व्याख्या में कहा गया है चित्र भाषा को समझाने और याद रखने में मदद करते हैं, इसलिए इसका उपयोग शिक्षण में किया जाता है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है 10वां। कह रहा है कि जल का विलोम शब्द क्या है। पहला कह रहा है अग्नि, हवा, मिट्टी, पृथ्वी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ है, जल का विलोम। विलोम पूछा है, जल अगर है तो अग्नि होगा, यानी आग को जल बुझा देता है, इस पर कह सकते हैं। हवा का नहीं होगा, मिट्टी का नहीं होगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। इसकी आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या कहा गया है। व्याख्या के अंतर्गत कहा गया जल यानी पानी का विपरीत जो तत्व होता है अग्नि होता है, आग होता है, इसलिए इसका उपयोग विलोम में किया जाता है। तो ये थी आज की क्लास। और बता दें आप लोगों को पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो परमा एजुकेशन चैनल को ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम को, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। और इन प्रश्नों और इसकी व्याख्या में सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझाने में मदद मिलेगी आप लोगों को, इतना याद रखिएगा समझने में। और जितने भी लोगों ने आज की क्लास को देखा है थैंक यू उनके लिए बहुत ज़्यादा। और आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में और सपोर्ट करिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुपों में शेयर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।